जी, नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पिछले क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, वो होने वाला है डीएनए। डीएनए एज़ वी ऑल नो कि डीएनए क्या होता है, तो अगर आपको याद हो, तो डीएनए जो होता है, इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद हो, तो ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये नाम इसको मिला कहाँ से? ये डीऑक्सी शब्द कहाँ से आ गया? तो अगर आपको पता हो, राइबोज शुगर जो होता है वो करीबन इस प्रकार का दिखता है, जिसमें कि मुझे एच ओ एच ओ एच और यहाँ पे एच सी एच टू ओ एच का स्ट्रक्चर मिल जाता है। और इस जगह पे आपको सिर्फ एच और यहाँ पे एच ही मिल रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ इसी सेम तरह के एक स्ट्रक्चर की, जहाँ पे ये पेंटोज शुगर है मेरे पास, ये मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन CH2OH, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे भी, पर एक ही चीज़ की यहाँ पे क्या है, एडिशन है, वो है OH ग्रुप। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ये हो गया RNA। और क्योंकि RNA के ये दूसरे 2' पोजीशन पे मुझे यहाँ पे क्या, DNA के केस में मुझे RNA के 2' पोजीशन में मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है। पर डीएनए के 2' पोजीशन में मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं मिल रहा है, यानी कि वो एब्सेंट है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है 2' डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। राइबो न्यूक्लिक कहना सही नहीं होगा, ये 2' हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस, ये कहना सही होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे तो सुधार कार्य कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं हम लोग और सही से लिखते हैं। अगर तो ये शुगर है तो हम इसे लिखेंगे 2' डीऑक्सी राइबोस। चलिए, तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। तो इसी के आधार पे हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स है और उनके बेस पेयर्स के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने नीचे यहाँ पे टेबुलेशन के फॉर्म में लिखा दिया है। तो ये टेबल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आपको ये टेबल पढ़ लेना है और आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एक बार देख लेते टेबल में क्या लिखा हुआ है। तो बैक्टीरियोफेज 174 की अगर बात करें तो वहाँ पे 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करें तो वहाँ पे 48,502 यानी 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। एस्चेरिशिया कोलाई, ये आपको याद रखना है, 4.6 इंटू 10⁻6। और हैप्लॉइड ह्यूमन कंटेंट की अगर बात करें तो 3.3 इंटू 10⁻9। इसके अलावा एडिशनली अगर देखा जाए, हम कह रहे हैं डिप्लॉयड सेट ऑफ ह्यूमन की बात करो भैया, डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की अगर बात करें हम लोग, तो इस केस में जो कि 2n लिखाता है, इस केस में आपको मिल जाएंगे 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बात करते हैं आगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। तो अगर देखा जाए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो इसके लिए हमें बेसिकली जानना पड़ेगा किसके बारे में, हमें जानना पड़ेगा शुगर के बारे में, हमें जानना पड़ेगा नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, और हमें जानना पड़ेगा पेन फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। तो चलिए इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। किसके साथ, कार्बन के रिंग के साथ। तो ये देखिए कार्बन का रिंग है जिसमें नाइट्रोजन भी एम्बेडेड है, या कार्बन और नाइट्रोजन का ही रिंग है। तो सबसे पहला ग्रुप प्यूरीन होता है और दूसरा ग्रुप होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन के दो एग्जाम्पल, एडेनिन और गुआनिन।
अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखेगा आपको, बस छोटी मोटी चेंजेस है। जहाँ पे यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, इस जगह पे वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा कीटो ग्रुप होता है। और अगर कीटो ग्रुप नाइट्रोजन के साथ है तो हमें यहाँ पे ग्वानिन मिल जाता है, और अगर हमारे पास यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है तो वो एडेनिन बन जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे भी अमाइन प्रेजेंट है, पर इसका पोजीशन चेंज हो चुका है। बात करें हम पायरिमिडीन्स की, तो पायरिमिडीन में देखिए आप सबसे बढ़िया डिफरेंस जो हमें मिलता है वो थाइमीन और यूरेसिल में मिलता है। अगर आप देखें थाइमीन में क्या है कि यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पे CH3 एब्सेंट है। तो थाइमीन और यूरेसिल दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही सेम है, बशर्ते यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पे CH3 नहीं है। इस CH3 के चलते इसको क्या मिल जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। CH3 के चलते इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, एंड दैट इज व्हाई थाइमीन इज अ पार्ट ऑफ DNA, rather uracil will be a part of RNA because of being unstable, or I'll say it is less stable। ये दोनों में से कोई भी बातें एप्लीकेबल है। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है साइटोसिन। तो आइदर DNA की बात करें तो वहाँ पे थाइमीन और साइटोसिन रहेगा, अगर आप बात करें RNA की तो वहाँ पे साइटोसिन और यूरेसिल दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। पेंटोज शुगर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई 5 कार्बन का एक रिंग होता है। 5 कार्बन का रिंग नहीं होता, बेसिकली एक ऐसा रिंग होता है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन, 4 कार्बन और एक 5वां कार्बन बाहर मिल रहा है। तो रिंग कंप्राइजेस ऑफ 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। तो ये राइबोज शुगर है, यहाँ पे 2' डीऑक्सी शुगर की बात होगी। पेंटोज ग्रुप या माफ करिएगा फॉस्फेट ग्रुप की अगर बात करें तो ये फॉस्फेट ग्रुप है हमारे पास, जो कि फॉस्फोरिक एसिड का ही क्या है, फॉस्फोरिक एसिड का ही क्या है हमारे पास ये फॉस्फोरिक एसिड का ही आयनाइज वर्जन है। न्यूक्लियोसाइड, जहाँ पे आप शुगर को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा किससे जोड़ देते हो, नाइट्रोजनस बेस से जोड़ देते हो। तो ये देखिए नाइट्रोजनस बेस है और ये हमारे पास शुगर है, और इन दोनों के बीच में हमें एक क्या दिख रहा है, बॉन्डिंग दिख रही है, और इस बॉन्डिंग का नाम ही क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सब अपने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे एक चैप्टर था बायोमोलिक्यूल, और वहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगली बात करें, अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड और उसके साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फेट। कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो उसके 5वें कार्बन पे, 5' कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास बेसिक आउटलाइन स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। कुछ जगह एनसीईआरटी में आपको ये तो पक्का मिल जाएगा। ये वाला डेटा मैंने एडिशनल यहाँ पे ऐड करा है, तो आप इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। आरएनए के केस में क्या होता है कि एडेनिन जो होता है वो एडेनोसिन बन जाता है, और फिर वो आगे जाके एडेनाइलिक एसिड बन जाता है। और ये सारे के सारे कैसे हैं, अगर आपको बात किया जाए इन सब के, तो ये हमारे पास AMP है, एडेनाइलिक मोनोफॉस्फेट, ये है GMP, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये है आपके CMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये है UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह अगर आप बात करें DNA के केस में भी, तो वहाँ भी सेम ही चीज़ें अप्लाई होती है। थोड़ा टेबल का आउटलाइन हम लोग बेटर कर सकते हैं, टेबल का आउटलाइन हमें थोड़ा बेटर करने की कोशिश कीजिए। बाकी चीज़ें आई थिंक बढ़िया है। क्रिटिकल रिवीजन क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई मेजर हम लोग नया चीज़ नहीं पढ़ रहे। इनफैक्ट DNA का फॉर्मेशन भी हमने क्लास 11 में देखा हुआ होता है, जहाँ पे क्या होता है देखिए, जहाँ पे आपके पास ये मेरे पास एक
न्यूक्लियोटाइड है और ये मेरे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अगर आपको याद हो कि इस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है कहाँ पे, 5 डैश एंड पे, पर सामने वाले का 3 डैश एंड पे मुझे अभी भी एक ऑक्सीजन खाली मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 डैश पोजीशन पे एक ऑक्सीजन अभी भी, एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप खाली है, यानी कि एक वहाँ पे OH ग्रुप खाली है। तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि जो फॉस्फेट होता है भैया, ये फॉस्फेट जो होता है, ये फॉस्फेट करीबन इस फॉर्म में रहा होगा और ये कार्बन भी किस फॉर्म में रहा होगा, इस फॉर्म में रहा होगा। तो फॉस्फेट और कार्बन में से पानी को हम बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, फॉस्फो ईस्टर ग्रुप। अब ये फॉस्फो ईस्टर ग्रुप जब यहाँ पे 2 बार रिपीटेशन में है तो उसको हम कह देंगे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, जो कहाँ से कहाँ लाई करता है, क्योंकि अब डीएनए को रीड करते हैं फ्रॉम 3 डैश टू 5 डैश, तो रीड करते हैं, रीडेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कहेंगे इसको 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर पॉलीमराइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम 5 डैश टू 3 डैश जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए 5 डैश टू 3 डैश और रीडिंग ऑफ डीएनए इज हमेशा 3 डैश टू 5 डैश। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे माफ कीजिएगा, पॉलीपेप्टाइड ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही क्या है, वो डीएनए का फॉर्मेशन करता है। बैकबोन किससे बनी होती है, तो शुगर और फॉस्फेट से। नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट करते हैं इनवर्ड, बाहर निकलते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं ये। तो ये आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आपको ये याद रखना होता है। बात करते हैं आगे, तो आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डीएनए है, डीएनए जो है उसको पहली बार उसका एसिडिक नेचर जो है वो किसने डिफाइन करा था, तो वो डिफाइन करा था फ्रेडरिक मीशर ने। साल था 1869 का। टर्म उन्होंने एक न्यूक्लियन शब्द का यूज किया था इसे डिफाइन करने के लिए। मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन, इनने किया था क्या, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिससे हमें कुछ कंक्लूजन मिले थे, कुछ कंक्लूजन्स मिल गए थे, उनमें से जो मेजर कंक्लूजन था वो डीएनए करीबन 2 मीटर लंबा होता है, ये पता चला था। और हेलिकल जो टर्न होता है, ये जो टर्न होता है, ये जो टर्न होता है, ये इस टर्न का लेंथ इन्होंने पता कर लिया था कि ये करीबन हो जाता है मेरे पास 3.4 एंगस्ट्रम के बीच में इनका जो टर्न्स होता है। आपके 3.4 एंगस्ट्रम तो नहीं होना चाहिए, ये 334 एंगस्ट्रम होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो हेलिक्स का लेंथ होता है, एक पिच का लेंथ होता है, वो कितना होता है, वो हो जाता है आपके पास 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम। यहाँ पे हमारे पास छोटी सी गलती होगी तो सब अभी सुधार लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, टर्न का जो लेंथ होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रम। दो बेस पेयर के बीच में अगर बात करें कितनी डिफरेंसेस है, तो वो हमारे पास हो जाएगा करीबन 3.4 एंगस्ट्रम। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया था, तो वॉटसन और क्रिक ने इसी एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये बताया कि भैया डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक हॉलमार्क प्रोपोजिशन भी थी। हॉलमार्क प्रोपोजिशन क्या थी कि डीएनए हेलिक्स जो होती है उसमें आपको बेस पेयरिंग दिख जाता है। बेस पेयरिंग माने एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। चारगफ ने क्या कहा था, एरविन चारगफ की बात को, उन्होंने बोला कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे और जितने गुआनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, साइटोसिन। तो इसी के बेसिस पे हमें मिल गया A/T इज इक्वल टू G/C इज इक्वल टू 1। तो इन्होंने बोला कि ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए इसका जो वैल्यू है A/T एंड G/C वो 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेशन ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, यानी पूरा कंप्लीट, द इल्यूसिडेशन यानी द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव। इल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो बहुत लंबे समय तक हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता था। हॉलमार्क प्रोपोजिशन की बात हमने पहले ही कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ, अब हम लोग बात करते हैं the base pairing confers that a unique property of polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other and therefore the sequence of bases
in one strand is known, then the sequence on the other strand can be predicted. इसका मतलब क्या है कि देखिए भैया, कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंटरी होती है चीज़ें। और एक और चीज़ जो यहाँ पे हमको याद रखनी है वो ये है कि एडेनिन से थाइमीन जो चिपकता है और गुआनिन से जो साइटोसिन चिपकता है, इन दोनों में ही हाइड्रोजन लिंकेज है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ हमें दिख रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो भैया बॉन्ड वॉन्ड का खेल रहता है यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड जी की कॉम्प्लीमेंट्री सी हो जाती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं और हम कॉम्प्लीमेंट्री को समझ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री हमारा अगला चीज है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम एक स्टैंड लेते हैं, हम रीड करते हुए जाते हैं 3 डैश से 5 डैश की तरफ, और ये हमारे पास है ए टी जी सी, टी जी सी, कुछ ऐसा स्टैंड है हमारे पास। और ये 3 डैश टू 5 डैश जा रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि भैया इसके विपक्ष में क्या, इसके समक्ष क्या रहेगा, विपक्ष तो ऑपोजिशन, इसके समक्ष क्या रहेगा। तो हमको जहाँ पे ए दिखेगा हम डबल बॉन्ड के साथ किसको जोड़ देंगे, टी को। जहाँ टी दिखेगा उसके डबल बॉन्ड के साथ ए। फिर इसी तरह सी, इसी तरह से आप देखिए तो जी, इसी तरह से देखिए तो ए, और इसी तरह से देखिए तो सी, और इसी तरह से देखिए तो सी, माफ करिएगा जी। तो ये हो जाएगा अब की बात 5 डैश, तो यहाँ पे आएगा 3 डैश और यहाँ पे आ जाएगा 5 डैश। तो आपको जब एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन पता है तो आप दूसरे की इंफॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं। Also, if each strand of the DNA act as template for synthesis of new strand, the 2 double-stranded DNA thus produced would be identical to the parent molecule because of this genetic implication। अच्छा, ये हम रेप्लिकेशन में तो पढ़ने ही वाले हैं, पर अगर वापस से देखा जाए ये क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि अब मान लीजिए इसका और इसका अलग से रेप्लिकेशन होता है, तो इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये अलग स्ट्रैंड बनाएगा, इसका रेप्लिकेशन होगा ये अलग स्ट्रैंड बनेगा। पर जब ये अलग स्ट्रैंड बनाएगा तो इसके ऑपोजिट में तो ए ही आएगा, इसके ऑपोजिट में टी आएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इसको मैच करेगा, और इसके ऑपोजिशन में टी और इसके ऑपोजिशन में ए, तो ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस दोनों ही सेम सेम दिखेंगे। इसीलिए रेप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा ही सेमी कंजर्वेटिव कहलाता है। बिकॉज एक तो पहले हमें पेरेंट से मिल जाता है स्ट्रैंड, और दूसरा जो हम तैयार कर लेते, तो कंजर्वेशन इज देयर but only of a single strand. That is why replication is said to be semi-conservative in nature. Silent features of DNA ये आपके NCERT में दिया हुआ है, and that is very important in terms of क्या, in terms of your subjective as well as objective exams। ये important है हमारे पास पढ़ना, तो इसे हम थोड़ा तवज्जो देंगे। तो ये सारी बातें हमें पता ही होती है, बट ऑन द सेफर साइड हम चीज़ों को एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कह रहा है, अच्छा अनलाइन कर दिया जाए इस चीज़ को। देखिए सबसे पहले जो कह रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ भैया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ शुगर फॉस्फेट, पहले ही बात हो चुकी है। एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, जी हाँ ये हमने पहले ही लिख लिया है। The 2 chains have anti-parallel polarity। anti-parallel polarity का मतलब ये है कि अगर 3 डैश से 5 डैश की तरफ जा रहा है तो दूसरे की जो पोलैरिटी होगी वो हो जाएगी आपकी, ये तो रीडिंग के हिसाब से होगी, ये हो जाएगी 5 डैश टू 3 डैश। तो अगर एक जा रहा है 3 डैश टू 5 डैश, दूसरा जा रहा होगा आपका 5 डैश टू 3 डैश के हिसाब से। और इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह रहे हैं कि क्या, एंटी पोलैरिटी। ये देखिए यहाँ पे भी हम इसे थोड़ा मार्क कर देते हैं क्योंकि शब्द आ चुका है और शब्दों को याद रखना है। बात करते आगे
तो ये वही डिस्कशन है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी। Adenine forms two hydrogen bond with thymine from opposite strand and vice versa. Similarly, guanine जो होता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी के चलते क्या होता है, ऑलवेज अ प्यूरिन कम ऑपोजिट टू पायरिमिडीन। तो बिल्कुल सही बात है, ये प्यूरिन है तो ये पायरिमिडीन है। दिस जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ द टू स्ट्रैंड। तो ये देखिए दो जो स्ट्रैंड है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहता है। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो जो चेन्स है उनको राइट हैंडेड फैशन में हमने क्या किया है, कॉइलिंग किया है। राइट हैंडेड फैशन का मतलब होता है कि अगर अगर आपके पास है, मान लेते हैं ये मेरा राइट हैंड होता है, तो ये करीबन इस फैशन में अंदर की तरफ जाता हुआ अंदर की तरफ जाता हुआ अंदर की तरफ जाता हुआ कॉइलिंग होता है। इट्स गोइंग इनसाइड द प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग होता है। पिच की बात करें तो अगर हम बात करें डीएनए की पिच की, यहाँ पे हमें सारी चीज़ मिल जाएंगे, तो हम लोग इसी डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये जो पिच है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इसे हम कहते हैं पिच। जहाँ पे 10 बेस पेयर है, पिच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। पिच की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर एक और डेटा लिख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। पिच को थोड़ा हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि लगे कि हाँ भाई बात हो रही है किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की। बेस पेयर्स के बारे में बात करें, अगर मेरे पास दो बेस पेयर है, इन दोनों बेस पेयर, ये मेरा एक बीपी है और ये मेरा एक बेस पेयर है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है वो करीबन ज़्यादा 3.4 एंगस्ट्रम और 0.34 नैनोमीटर। ये जो टर्न है, ये जो हेलिकल टर्न है, ये टर्न करीबन आपको मिल जाता है 36 डिग्री पे। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। अब कह रहा है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन पायरिमिडीन, जो हमने पहले ही बनाया। कैन यू फाइंड वाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीपेप्टाइड चेन रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, जो हमने पहले ही बताया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द प्रोपोजिशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became a revolutionary thing. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma of the molecular biology. तो सेंट्रल डोगमा जो है उसे हमें अब याद रखना चाहिए, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें भी हैं, अब चाहे तो स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा। ये होता है हमारा सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल, हमेशा ही जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सेंट्रल डोगमा का जिक्र करता हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोपोजिशन है। ये आपका सेंट्रल डोगमा, और दिया किसने था इसको, इसको दिया था हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रांसिस। हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्रांसिस क्रिक साहब। अच्छा, यहाँ पे दिखेगा नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पेन का कलर चेंज कर लेना चाहिए। तो चलिए हम पेन का कलर चेंज करके लिख लेते हैं। इन्होंने दिया, कहना क्या चाहते हैं कि डीएनए जो है इसमें क्षमता होती है कि खुद ही डीएनए को बना दे। दूसरा, डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बना सकता है, और डीएनए ही जो है वही एमआरएनए जो उसने पहले बनाया उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। और इवेंचुअली मकसद हमारा यही होता है कि हम प्रोटीन्स बनाएं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में उस प्रोटीन को यूज़ करें। तो हमारे पास ये करीबन सेंट्रल डोगमा होता है। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ आपको अगर जाननी हो तो हमें ये देख सकते हैं कि एमआरएनए जो होता है आप उससे भी क्या कर सकते हैं, डीएनए पे वापस आ सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसको हम लोग टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। भाई ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, इसी का बात किया जा रहा है, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो जैसे वायरस आपके आप पे अगर अटैक कर रहा होता है तो क्या होता है, वही चीज़ है कि वो अपने आरएनए से आपके डीएनए तक का सफ़र तय करता है। अब आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे। तो हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन यहाँ पे दी रहती है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़रूर पढ़िए ध्यान से। मैं इसे हमेशा ही इम्पॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि हमने बोल तो दिया कि डीएनए का लेंथ 2 मीटर का होता है, तो इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमंस की अगर बात करें, ह्यूमंस में अगर बात करें तो 6.6 इंटू 10⁹ क्या है हमारे पास, बेस पेयर है। 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, और हर बेस पेयर के बीच में कितना का फासला है, तो 0.34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का फासला है। तो जब इस कैलकुलेशन को पूरा किया जाएगा तो हमें करीबन करीबन निकल के आएगा 2.2 मीटर का एक डीएनए निकल के आएगा। अब इसी कैलकुलेशन को अगर और इलाबरेट किया जाए तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस जो है, ह्यूमन का जो न्यूक्लियस है, जो ह्यूमन का न्यूक्लियस है, ह्यूमन में अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो उसका अगर आप डायमीटर देखोगे तो डायमीटर ऑफ ह्यूमन न्यूक्लियस कितना हो जाता है, वो करीबन हो जाता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर। अरे भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन हो गया। इतना लंबा डीएनए और इतना छोटा हमारा न्यूक्लियस, ये अटेगा कैसे? तो इसको अटाने का एक ही तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सुपर कॉइलिंग करेंगे, इतना छोटा बनाएंगे कि ये अट जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाई सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग के द्वारा, सुपर कॉइलिंग के द्वारा। तो एक सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बताओ भैया, लेंथ ऑफ ई कोलाई इतना है हमारे पास, आपको पता करने है कि कितने बेस पेयर है। तो इसका कैलकुलेशन जो है वो आप खुद करेंगे, पर मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ टेक्निक क्या होने वाली है। तो इसकी टेक्निक होने वाली है, आप 1.36 इंटू 10⁻³ को डिवाइड करिए 0.34 इंटू 10⁻⁻10 के साथ, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस कैलकुलेशन को इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.63 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.34 इंटू 10⁻⁻10। जो आंसर होगा, मैं पीडीएफ जब आपको ये मिलेगी तब उसमें अटैच रहेगा, पर आप खुद से इसका आंसर ट्राई करेंगे। प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में क्या होता है और यूकैरियोट में क्या होता है। तो पैकेजिंग दो तरीके से पढ़ना है हमें, यूकैरियोट में अलग से पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक में अलग से पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे के रखा है, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। पर सबसे पहले एनसीईआरटी क्या डील कर रही है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमें पता चलता है कि प्रोकैरियोट जो होता है भैया, वहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियस जैसा कोई चीज़ वहाँ होता नहीं है, वहाँ पे प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती है। वहाँ साइटोप्लाज्म में सभी चीज़ें तैर रही होती है, और सभी चीज़ें होती भी नहीं, कोई ऑर्गेनल्स वहाँ पे है नहीं। इकलौता ऑर्गेनल जो मुझे मिल जाता है वो क्या है, राइबोसोम्स। तो इन प्रोकैरियोट्स such as E. coli, though they do not have a well-defined nucleus, the DNA is not scattered. DNA की स्कैटरिंग नहीं होती। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था डीएनए एक जगह पे रहता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, जहाँ पे हमारे पास डीएनए स्कैटर्ड नहीं है और एक ही जगह पे, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसे हम जीनोपोर भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं। हाँ, इसे हम जीनोफोर भी कह देते हैं। तो न्यूक्लियोइड वो जगह है जहाँ पे हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमारे पास डीएनए जो है वो एक जगह पे एक्यूमुलेटेड रहता है। और इसी डीएनए के जो लूप्स को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, तो सर्टेन प्रोटीन्स है जो कि डीएनए लूप्स को पकड़ के रखने का काम करते हैं।
कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इस डीएनए के लूप्स को पकड़ के रखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है जो हमें याद रखना है। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो बड़े बड़े लूप्स होते हैं जहाँ पे हम लोग, अभी हम लूप्स को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बात करें हम किसकी, बात करें हम यूकैरियोट्स की, तो ये तो प्रोकैरियोट में हो गया। ये नंबर 1 जो था ये इसके बारे में था, इन प्रोकैरियोट्स के बारे में था। नंबर 2 हम लोग बात करने वाले हैं यूकैरियोट के बारे में। तो यूकैरियोट में जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। देयर आर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन। और डीएनए जो है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो दिख रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने वाला है। द प्रोटीन अक्वायर्स चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ द अमीनो एसिड। तो ये चार्ज कैसे आता है इसके ऊपर, अ प्रोटीन अक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज। हिस्टोन की बात करें तो वो रिच होता है किसमें, बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन में होता है। तो एक तो हिस्टोन शब्द आ गया। हिस्टोन रिच किस में होता है, तो आपका हिस्टोन रिच होता है आर्जिनिन और लाइसिन में। और ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड के पार्ट होते हैं। जब हम लोग डील करेंगे विद द जेनेटिक कोड्स तो वहाँ पे हम लोग एक और बात देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास अमीनो एसिड्स बनते हैं, हमारे बॉडी में क्या क्या अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका ठीक है। प्रोटीन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा। बोथ द अमीनो एसिड जो है वो कैरी करता है पॉजिटिव चार्जेस। दोनों ही अमीनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होते हैं हमारे पास, पर हम हिस्टोन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं क्योंकि बेसिक प्रोटीन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा वहाँ पे, जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के रेसिड्यूज होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने मिल जाएगा। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। तो 8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर। अभी हम पढ़ेंगे कि 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं के मदद से हम ये हिस्टोन ऑक्टेमर का जो फिगर है या जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ सकेंगे। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो क्या करता है, रैप अराउंड कर जाता है, रैप अराउंड कर जाता है हिस्टोन के अराउंड, और इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम रह गया। न्यूक्लियोसोम जो होता है, टिपिकल न्यूक्लियोसोम की बात करें, टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो होता है 200 बेस पेयर से बना होता है, 200 बेस पेयर के डीएनए हेलिक्स से बना होता है। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। अगर न्यूक्लियोसोम को ही रिपीट करवाते रह जाए हम लोग, अगर न्यूक्लियोसोम को ही रिपीटेशन में रख दिया जाए तो हमारे पास बन के आएगा न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट अ रिपीटिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, जो कि थ्रेड लाइक होता है और ये कलर्ड होता है, स्टेन्ड होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोसोम्स और क्रोमैटिन जो होता है ये बीड ऑन स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम जो होता है क्रोमैटिन में वो आपको बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखता है व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। EM कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। तो खैर यहाँ पे जो टर्म जानने वाली है वो क्या है, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। कलम भी धोखा देते हैं कभी कभी हमें, कोई बात नहीं, हम ह्यूमंस हैं, हम ज़्यादा इवॉल्व है इससे। तो हमने क्या करा, ये लो भाई बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। और एक और शब्द जो पढ़ने लायक था वो है क्रोमैटिन। तो इतने डिटेल्स के साथ अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। The bead on string structure is packed to form the chromatin fibers that further coiled and condensed at metaphase stage of the cell division to form chromosome। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटाफेज स्टेज जो होता है, बेस्ट टाइम या बेस्ट फेज टू स्टडी, किसको स्टडी करने के लिए, बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम्स।
द पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हाई लेवल रिक्वायर्स क्या, एडिशनल प्रोटीन। जब आप हाई लेवल पे इसको पैक करेंगे, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन, तो हमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लग जाते हैं, जो कि एडिशनल प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एडिशनल कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह दे रहे हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, collectively known as non-histone proteins. Collectively known as non-histone proteins. चलिए, टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन जो होता है वो, अच्छा ये हम लोग लास्ट में पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ ही लेते हैं, अभी जब स्टार्ट किया है ये सिलसिला। तो हम कह रहे हैं कुछ रीजन्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमैटिन, और कुछ को हम लोग कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो हमारा लाइटली स्टेन्ड होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो हमारा डेंसली स्टेन्ड होता है। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, एंड हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन की अगर बेसिक डेफिनेशन पे आए तो इसको हम कह रहे हैं कि थोड़ा हम लोग डायग्राम्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले तो हिस्टोन के बारे में हमने कहा था कि 5 तरह के हिस्टोन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। आप ऐसे याद रखिए, H1, फिर 2 कंपार्टमेंट बनाइए, H2A, H2B, फिर बनाइए आप एक और कंपार्टमेंट H3, H4। तो ये दोनों डाइमर फॉर्म करता है सबसे पहले तो, पर ये जो है ये सीधा टेट्रामर फॉर्म करता है। आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो एक होता है सी टर्मिनल, एक होता है एन टर्मिनल। तो ये दोनों मिला के देखिए, सबसे पहले H3H4 ने क्या बनाया, टेट्रामर बनाया। वहीं पे H2A और H2B ने क्या बनाया, उसने डाइमर को बनाया। अब ये डाइमर और टेट्रामर जो है ये आगे बढ़ के ऑक्टामर फॉर्मेशन करते हैं। ये रहा हमारे पास क्या, हिस्टोन ऑक्टामर। ये हमारे पास क्या बन के आया, हिस्टोन ऑक्टामर। अब नेक्स्ट थिंग, हिस्टोन ऑक्टामर तो बन गया हमारे पास। अब देखिए ये डीएनए है, ये आपका क्या है, ये डीएनए है, ये सुपर कॉइलिंग डीएनए है। ये क्या है, डीएनए। तो मैं तो पहले इसको लिख देता हूँ हिस्टोन ऑक्टामर जो अंदर बना है। अभी बात कर रहा हूँ मैं किसकी, डीएनए की बात कर रहा हूँ। ये बात हो रही है यहाँ पे डीएनए कॉइल्ड अराउंड ऑक्टामर। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आपको दिख जाएगा कि ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो है इसने इधर से एंट्री ली और ये फिर ऐसे गया और फिर पीछे घूम के बाहर निकल गया। तो ये एंट्री पॉइंट थी, ये हमको दिख रहा है डीएनए की, ये था एंट्री पॉइंट, ये एंट्री ऑफ डीएनए हुआ। और ये क्या हुआ है, एग्जिट ऑफ डीएनए। तो अब इस स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। जिस जगह पे कॉइलिंग है वो है आपका 147, जिस जगह कॉइलिंग है वो कितना का है, वो आपका 147 बेस पेयर से बना है। और जो लिंकर डीएनए है वो करीबन आपका 20 से लेके 60 बेस पेयर्स का हो सकता है। जो लिंकर डीएनए है वो हमारा 22 60 बेस पेयर्स का हो सकता है। जी, तो हम कहाँ थे, हाँ 20 से लेके 60 बेस पेयर्स का जो है वो हमारा लिंकर डीएनए होता है। लिंकर डीएनए मतलब क्या, किसकी बात करें, ये जो पोर्शन, ये जो पोर्शन जो 2 न्यूक्लियोसोम को एक साथ जोड़ रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं क्या, लिंकर डीएनए। लास्ट बच गया हमारे पास, देखिए हमने इन चारों का यूज तो कर लिया, ये एक बेचारा बच गया। तो ये क्या करता है, ये सीलिंग का काम कर देता है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सील कर देता है, सील्स द न्यूक्लियो
जोम, ये न्यूक्लियोसोम को सील कर देता है। तो देखिए ये अरेंज हुआ, ये प्रोटीन आया और देखिए इसने सील कर दिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सीलिंग कर दी। तो H1 प्रोटीन का तो यही काम होता है, H1 प्रोटीन का। बात करें अब हम लोग सुपर कॉइलिंग वाले चीज़ों की, तो हमारे पास ये है न्यूक्लियोसोम। हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपको दिख रहा होगा, अगर एक नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, ये न्यूक्लियोसोम्स है जो हमने बनाया था, ये न्यूक्लियोसोम्स बनाए थे हमने, ये H1 से सील किया। हाँ, वापस एक बार डायग्राम को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम कह रहे हैं ये है मेरा H1 सीलिंग, ये मेरे पास क्या आ गया, लिंकर प्रोटीन, लिंकर डीएनए बेसिकली, और ये मेरे पास कोर हमारा, ये जो बटन जैसे आपको दिख रहे हैं, ये जो बटन आपको दिख रहे हैं, ये हमारे कोर वाले सब डीएनए पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे कॉइलिंग हो रही है। देखिए देख सकते हैं आप किस तरह से कॉइलिंग कर रहे हैं, यानी एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, ऐसे करके ये कॉइलिंग होते जा रही है। ये कॉइलिंग अब आगे बढ़ा तो देखिए इस तरह से हमारे पास कॉइलिंग हुई। ये कॉइलिंग आगे बढ़ते 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 सुपर कॉइलिंग होनी स्टार्ट हुई। तो ये देखिए इस तरह से इसने सुपर कॉइल करना स्टार्ट किया, और ये सुपर कॉइलिंग जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गई तो किस फॉर्म में दिखने लगा, वो करीबन इस फॉर्म में हमें क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगा। क्रोमोसोम कब दिखेगा, क्रोमोसोम कब दिखेगा, ये हमें दिख जाएगा। क्रोमोसोम कब दिखेगा हमें, तो हम कह रहे क्रोमोसोम जो है वो हमें दिख जाएगा कब, क्रोमोसोम जो हमें दिख जाएगा एट मेटाफेज। ये क्रोमैटिन जो है, ये क्रोमैटिन जो है ये आपको कब दिखता है, क्रोमैटिन आपको दिखता है प्रोफेज पे, अर्ली प्रोफेज कहना सही होगा, अर्ली प्रोफेज। और साथ ही साथ पूरे के पूरे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, जो कि हमारा इंटरफेज है, इस समय पे हमको ये दिख जाता है। तो खैर यही तक की सारी बातें थी। यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन को थोड़ा डिस्कस कर ले। यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास ये डीएनए है, मेरे पास ये मान लेते हैं डीएनए। जब आपने इसको देखा माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको ये बहुत ही लाइट स्टेन्ड दिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैकेजिंग बहुत कम है, ओवरलैपिंग बहुत कम है। इस मामले में क्या हो जाएगा, इस मामले में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, इस मामले में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा कौन सा डीएनए है, ये हमारा हो जा रहा है यूक्रोमैटिन, और ये वाला कौन सा डीएनए हो जाएगा मेरे पास, हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो हो जाएगा, यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, यूक्रोमैटिन जो होगा वहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे। यूक्रोमैटिन जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो ये आपके पास अगर पॉइंटर्स लिखना पड़े, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़े ध्यान से इस जगह पर आपको सारे ही पॉइंटर्स मिल जाएंगे, इस जगह पर आपको सारे ही पॉइंटर्स मिल जाएंगे। पर फिर भी ऑन अ सेफर नोट, अगर हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि यू क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये होता है आपका डेंस, ये डेंसली पैक्ड रीजन है हमारा, ये डेंसली पैक्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, इनएक्टिव। और ये क्या है, ये आपका है लाइटली या लूजली पैक्ड, ये आपका है लूजली पैक्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पे डेंसली बहुत ज़्यादा पैक्ड है, तो रीडेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, इसकी रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये लाइटली या लूजली पैक्ड है,
तो यहाँ पे रीडेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कहेंगे, और क्योंकि इसको रीड करना ही आसान नहीं है तो ये ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो इतनी ही, आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि हमारा वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे। थैंक यू।